Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sallallahu alayhi wasallam. Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum and a very good morning. I welcome you all in exam-focused revision sessions, August 2023. Today we are conducting third or fifth session on CAF 2, text practices. The timing of today's session would be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Gujranwala and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video, and this link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. Mr. Ali Imran has more than 8 years of teaching experience. He is serving as a vice principal in a renowned REIT. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate law. He is the most passionate and enthusiastic teacher. His teaching is fueled by such an incredible passion and enthusiasm that captivates every student's attention. Please welcome Mr. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for the introduction. और अब हम सर जी, दिस इज डे 3 सेशन 1. इस सेशन में हम चैप्टर 11, 12, 13 कवर कर रहे होंगे और हम स्ट्रेट अवे चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं. मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई मौजूद हैं, मगर मैं स्क्रैच से आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ लॉसेस को. अगर आप उसको पिक करेंगे साथ साथ तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि लॉसेस की एडजस्टमेंट क्या है. लॉसेस का एरिया मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और इसको जनरली स्टूडेंट्स ट्रिकी समझते हैं, हालांकि ये सिंपल है अगर इसको लॉजिकल लेके चलें. हेड बाय हेड अलग-अलग हर एरिया को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ गया सैलरी. क्या सैलरी में डिडक्शन अलाउ होती है? अगर डिडक्शन अलाउ नहीं है तो इनकम होगी, खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी तो लॉस तो आ ही नहीं सकता. ना लॉस आएगा, ना लॉस एडजस्ट होगा, ना लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा. एक हेड कवर हो गया. अब चलते हैं FTR इनकम की तरफ. FTR इनकम में लॉस आता है सर, डिडक्शन ही अलाउ नहीं है, लॉस तो आ ही नहीं सकता. जब डिडक्शन अलाउ नहीं है तो लॉस तो आ ही नहीं सकता. सर जी, ना लॉस आएगा, ना लॉस सेट ऑफ या एडजस्ट होगा, ना लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा. तीसरे नंबर पे चलते हैं. कैपिटल गेन की तरफ.
दो चीज़ें हो गई हैं, सॉरी जी। तीसरे नंबर पे चलते हैं कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ तो सकता है, ना सेट ऑफ होगा इसका लॉस, ना कैरेट फॉरवर्ड होगा। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी से। याद है हमने कल जब डिस्कशन की थी तो कहा था कि कैपिटल गेन देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है या नहीं, स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है या नहीं, और स्टेप नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है या अदर। ठीक है, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और अदर। अगर सिक्योरिटी में लॉस आ सकता है, जी आ सकता है, एडजस्ट होगा ओनली अगेंस्ट सिक्योरिटी का गेन, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड होगा कितने अरसे के लिए, 3 इयर्स के। आगे आ जाइए, तीसरे नंबर पे है अदर कैपिटल एसेट्स। अदर कैपिटल एसेट्स की बात करूं तो क्या इसमें लॉस आ सकता है, जी आ सकता है। एडजस्ट हो सकता है, यस, किसके अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट कैपिटल एसेट या कैपिटल गेन। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 इयर्स के लिए कैरेट फॉरवर्ड। चौथे नंबर पे आ गए हमारे आर्ट रिलेटेड एसेट्स। आर्ट रिलेटेड कैपिटल एसेट्स, क्या इसमें लॉस आ सकता है? एन मुमकिन है कि एसेट महंगा खरीदा और सस्ता बेचना पड़े, लॉस आ जाए। क्या इसका लॉस एडजस्ट होगा? नो। कैरेट फॉरवर्ड होगा? नो। ना इसका लॉस एडजस्ट होना है, ना ही कैरेट फॉरवर्ड। तो कैपिटल गेन में ये 4 तरह की चीजें थी। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में 2 बातें हैं सर, एक स्पेकुलेशन और दूसरा नॉन स्पेकुलेशन। एक स्पेकुलेशन है और दूसरा नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का जो लॉस है, स्पेकुलेशन में लॉस आ सकता है, जी कारोबार है, बिल्कुल लॉस आ सकता है। स्पेकुलेशन का लॉस किसके साथ एडजस्ट होगा? और अगर स्पेकुलेशन की इनकम के साथ एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। नॉन स्पेकुलेशन की बात करने लगा हूं, नॉन स्पेकुलेशन की बात करने लगा हूं। नॉन स्पेकुलेशन में लॉस आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। एडजस्टेबल अगेंस्ट any other head of income, adjustable against any other head of, किसी भी head of income के against adjust हो सकता। और अगर adjust ना हो सके, अगर adjust ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। उसके बाद आपके पास आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी की इनकम होगी तो उसमें लॉस आ सकता है? बिल्कुल सर जी, हो सकता है ना प्रॉपर्टी के खर्चे ज़्यादा हों, वो 8 तरह के खर्चे पढ़ाए हुए हैं ना आपको, वो खर्चे ज़्यादा हों, इनकम कम हो, गेन की बजाय उल्टा क्या आ जाए, लॉस आ जाए। ये किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी के वाले से भी यही, सॉरी नॉन स्पेकुलेशन के वाले से भी यही रूल है, एक्सेप्ट सैलरी FTR। प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए तो वो भी किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी और FTR। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड कितने सालों के लिए होगा? सर जी कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरेट फॉरवर्ड सिर्फ कैपिटल लॉस ही होता है, याद रखना। और उसके बाद आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस आ भी सकता है, एडजस्ट भी हो सकता है किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ, और कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। ये आप गौर करें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे हेड्स के लॉसेस एक टेबल पे, टेबल इस स्लाइड पे भी शायद गिवन है, लेकिन मैंने आपको खुद इसलिए बताया और बनाया कि आप साथ साथ चीज़ों को पिक कर सकें। 3-4 इजाफी बातें वो दिल चाहता है कि आपसे कर लूँ। ये बात आपसे पहले कर चुका हूँ कि अगर गेन टैक्सेबल ना हुआ तो लॉस एडजस्टेबल नहीं। अगर गेन टैक्सेबल ना हुआ तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा। ये बात बताता चलूं कि कैपिटल गेन में लॉस आ जाए तो वो किसी हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता। कैपिटल गेन का लॉस, कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल तक कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन एक असूल और ज़हन में रखें, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है। एक और बात आपके साथ करना चाह रहा हूं, और वो ये है कि कैरिड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। कैरिड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ अपने ही हेड के साथ एडजस्ट होता है। एक सवाल है जिसमें बिजनेस का लॉस था, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस था। आपको पता है नॉन स्पेकुलेशन का लॉस तो किसी हेड के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जब वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाए तो सिर्फ अपने ही हेड के साथ एडजस्ट हो। लो सर, ये बातें आपके ज़हन में आ गई। अब इस नॉन स्पेकुलेशन वाले लॉस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने लगा हूं। इसमें वो कहता है अगर लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस या अमोर्टाइजेशन हो तो ये कब तक सेट ऑफ हो सकता है, कब तक एडजस्ट हो सकता है? अनटिल सेट ऑफ। अनलिमिटेड टाइम के लिए एडजस्ट हो सकता है ये वाला लॉस। और जो डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉस और अमोर्टाइजेशन के अलावा वाला जो लॉस होता है वो बिजनेस लॉस कहलाता है, और वो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। जब भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की बात करें तो आपने यही अज्यूम करना है कि ये अदर कैपिटल एसेट की बात करें। जब भी बिजनेस लॉस की बात करें तो आपने यही अज्यूम करना है कि ये नॉन स्पेकुलेशन की बात कर रहा है, और नॉन स्पेकुलेशन में भी डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉस और अमोर्टाइजेशन के अलावा वाले लॉस की बात कर रहा है। ये कुछ बातें थी लॉसेस के हवाले से जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक बात और रह गई है, और वो है फॉरेन सोर्स इनकम। सर जी अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो सकती है तो फॉरेन सोर्स लॉस भी हो सकता है।
ये जो फॉरेन सोर्स लॉस होता है इसके वाले से रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉरेन सोर्स लॉस आ जाए तो जिस हेड का लॉस हो वो उसी हेड के साथ एडजस्ट होता है, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेड फॉरवर्ड, बस सिंपल। फॉरेन सोर्स का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट, तो पहली बात यह कि पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि ये सेम हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट होगा, सेम हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा 6 साल की। आपको पता है पाकिस्तान सोर्स इनकम में सिर्फ 2 तरह के लॉस कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, एक बिजनेस का लॉस और एक कैपिटल लॉस। इसके अलावा कोई लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। आपको पता है कि सैलरी, एफटीआर ऐसी आइटम्स हैं जिन पे ना लॉस आता है और ना ये किसी और के लॉस को एडजस्ट करते हैं, ना लॉस आता है और ना ये किसी और के लॉस को एडजस्ट करते हैं। लो सर, ये एक डिस्कशन थी हमारी लॉसेस के हवाले से, थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए। देखिएगा सर, ये दोबारा चल सकते हैं अब, ये नहीं। उस साइड पे है ऑप्शन, नहीं है ना, वहां पर बोलेगा। इसको मत उतारिएगा, इसको उतार लो। शुक्र। लो सर, सर जी कैरेड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के हवाले से सारी डिस्कशन मैंने आपको लॉसेस की सारी डिटेल बता दी है। इसके बाद हम टैक्स क्रेडिट्स की तरफ आ रहे हैं। टैक्स क्रेडिट की बात करूं तो इसकी एक तरतीब है। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है, दूसरे नंबर पे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन और इन्वेस्टमेंट होता है, तीसरे नंबर पे क्वार्टरली एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स होता है। तो भाई 3 तरह के टैक्स क्रेडिट होते हैं और इसका ऑर्डर और तरतीब है। गरचे आज जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे भी ऊपर फुल टाइम टीचर आता है, फिर उसके बाद फॉरेन, फिर उसके बाद डोनेशन, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स। टैक्स क्रेडिट की बात छिड़ी है तो सबसे अहम टैक्स क्रेडिट जो है वो तो डोनेशन है। डोनेशन देने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। डोनेशन किसको दी जाए? डोनेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी को दी जाए, डोनेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, डोनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या रिलीफ फंड जो कि गवर्नमेंट का है, सर जो कि गवर्नमेंट का है उसको दी जाए।
डोनेशन थर्ड कैजुअल आइटम में जो एंटिटीज हैं उनको दी जाए। इन इदारों को डोनेशन दी जाएगी, किस तरह दी जाए? कैश में नहीं भाईजान, क्रॉस चेक के जरिए दी जाए। तो क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? सर जी वो कहता है A ओवर B इंटू सी के बराबर। नाउ व्हाट इज A? टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज B? टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज C? लोअर ऑफ। A होता है टैक्स लायबिलिटी, B होता है टैक्सेबल इनकम, C होता है वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। C क्या होता है सर? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। और C किसके बराबर होता है? एक्चुअल डोनेशन 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20%। इंडिविजुअल और AOP के केस में 30% और कंपनी के केस में 20%। सर जी अगर आप डोनेट अपने एसोसिएट को कर रहे हैं तो फिर C कि ये जो हमने डिफाइन किया सारा, ये डिवाइडेड बाय आधे रह जाते हैं। एक्चुअल देखो कम इंडिविजुअल और AOP के केस में 30% था ना, 15 रह गया। कंपनी के केस में 20 था ना। अगर अपने एसोसिएट को डोनेट करेंगे तो C के जो फैक्टर्स हैं वो आधे रह जाएंगे, 30 की बजाय 15 और 20 की बजाय 10। सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा पैसे ना दे, कोई चीज दे दे। तो अगर पैसों की बजाय कोई भी चीज डोनेट करेगा तो उस चीज की फेयर मार्केट वैल्यू इन काइंड अगर कुछ दिया है या कोई डोनेशन दी है तो जिस वक्त वो डोनेट किया गया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी और वो फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर लिखेंगे। तो एक्चुअल डोनेशन के साथ फेयर मार्केट वैल्यू अगर डोनेशन इन काइंड है, पैसे नहीं है और कोई चीज है। लो सर, डोनेशन किसको देनी है, डोनेशन किस तरह देनी है, डोनेशन पर कितनी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अगर एसोसिएट हो तो कौन सा टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अगर चीज पैसों में ना दी जाए तो उस केस में किस तरह से कैलकुलेशन होगी, सारी बातें आपको बता दें। अब अगला पहलू सर, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी है और वो एलिजिबल पर्सन है, यानी वो नेचुरल पर्सन है, यानी उसका अपना शनाख्ती कार्ड या NTN बना हुआ है, तो ऐसे बंदे की अगर सैलरी और बिजनेस इनकम है, पहला एलिजिबल हो, दूसरा इनकम अंडर दैट सैलरी या बिजनेस हो, तो उसे, और वो तीसरा कंट्रीब्यूट करे अप्रूव्ड पेंशन फंड में, तो उसे क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना, A ओवर B इंटू C। नाउ व्हाट इज A? टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज B? टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज C? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है और वो किसके बराबर होगी, लोअर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लो। इससे पहले 2019 तक उसने कहा हुआ है कि जनाब एक साल बढ़ेगा 40 साल से, तो 2% टैक्स क्रेडिट वाली बात है, वो 2019 तक थी, ऑल्दो बुक में अभी तक मौजूद है, लेकिन जो रेलिवेंट एरिया है वो यही है। सर मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि FBR वालों का आजकल यही ध्यान है कि किसी तरह अगर इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस तक पहुंच सकती है ब्रांच से, तो FBR क्यों नहीं पहुंच सकती। हम भी ऐसा सिस्टम इनको लगवा के देते हैं कि इनके सिस्टम से इंफॉर्मेशन रियल टाइम में हमारे पास पहुंचे, इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए। यस, अब इसमें इंटीग्रेशन जो है उसका फैक्टर है। अब जो बंदा FBR के कहने के मुताबिक वो वाली मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाए
और इंटीग्रेट करे अपने सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के साथ, तो एफबीआर उसको क्रेडिट देगा। कितना? जितना एक्चुअल खर्चा हुआ है, या 1.5 लाख, विच एवर इज लो। लो सर, ये पॉइंट ऑफ सेल पर टैक्स क्रेडिट है। अब आ गया टैक्स ईयर 2023 के टैक्स क्रेडिट। इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वाले न्यूमेरिकली ज़्यादा आते हैं और ये वाले थ्योरेटिकली आने के चांसेस हैं। इसको ज़्यादा अहमियत दीजिएगा। एक तो ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, टैक्स क्रेडिट ऑन सर्टन पर्सन वाला, जिसमें वो कहता है 2 बंदे हों, 2 तरह के लोग हैं और 4 शर्तें हैं, अगर ये पूरी कर लें 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 100% टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहला कौन है? जो कोल माइनिंग कर रहे हैं सिंध में, और वो कोल इस्तेमाल किसके लिए होना है? पावर जनरेशन के लिए, कोई टैक्स नहीं। दूसरा कौन है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो सर्टिफाइड सेटअप है, उसको जिस साल वो सेटअप शुरू हुआ और अगले 2 साल के लिए उसको क्या मिलेगा? 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये 2 बंदे हैं, यानी एक आईटी वाला है और एक कोल माइनिंग वाला बंदा है सिंध में। ये 2 बंदे, इन 2 बंदों को 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा 4 शर्तें पूरी होने पर। 4 शर्तें पूरी होने पर। शर्त नंबर 1, वो बंदा रिटर्न फाइल करता हो। शर्त नंबर 2, टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करता हो। शर्त नंबर 3, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल की जा रही हो। विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैज़ बीन फाइल्ड। और चौथी बात, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड। सर, आप मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, आप एनुअल रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, आप टैक्स डिडक्ट तो कलेक्ट करके एफबीआर को जमा भी करा रहे हैं, आप विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी बना रहे हैं। सर जी, जो ये 4 शर्तें पूरी कर ले वो 2 लोग, आईटी वाला और कोल माइनिंग वाला, तो उसे 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। अब जो मैं कराने लगा हूँ, एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? नई मशीन, बिल्डिंग इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नई पर इन्वेस्टमेंट करना, पुरानी पर नहीं। सेल्फ जनरेटेड भी ना हो, सेकंड हैंड भी ना हो, तो इसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल इन्वेस्ट, पैसा इस जगह पर लगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पैसा कौन लगाए? वो कहता है 2 तरह के लोग, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला पैसा लगाए। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, शिप बिल्डिंग कर रहा है, ये या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसे प्लांट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाए। सर, ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसके ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बने, जैसे सोलर और विंड। सर जी, सोलर पैनल तो अब आप सबको पता है, जगह जगह पे हैं लोग सोलर पैनल वो इदारा जो सोलर पैनल बनाने वाली मशीन बना रहा है, वो इदारा जो विंड मिल्स बनाने वाली मशीनें बना रहा है, ऐसे इदारे को टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये एलिजिबल होगा टैक्स क्रेडिट के लिए। अच्छा भाई, सर जी अगली बात वो ये कहता है, ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ हो? ये इदारा इनकॉर्पोरेट हुआ हो 30 जून 2019 से 30 जून 2024 तक, यानी टैक्स ईयर 2020 से 24 के दरमियान अगर ये इदारा बना है। कौन सा वाला? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, तो इसे टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा वो 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड भी होगा। अब ये एक और बड़ी अजीब बात है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टैक्स क्रेडिट कभी कैरेट फॉरवर्ड या कैरेट बैकवर्ड नहीं होता।
एलिजिबल पर्सन और एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा वो ग्रीन फील्ड वाले का क्रेडिट 2 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है उसके लिए उसका टैक्स क्रेडिट 4 साल। जब हम कहते हैं ना 5 साल के लिए मिलेगा तो इसका मतलब है 1 साल तो ये हो गया, अगले 4 साल। अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है। यार 4 बातें हैं, ब्रांड न्यू लैंड, ब्रांड न्यू बिल्डिंग, ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी, ब्रांड न्यू आइडिया और कंपनी ब्रांड न्यू। चीजें सारी बिल्कुल नहीं, लैंड जो पहले ना इस्तेमाल हो रही हो, बिल्डिंग जिसको डिमोलिश ना किया हुआ नहीं हो, कंपनी जो पुरानी रिकॉन्स्टिट्यूट स्प्लिट ना की हो नहीं हो, टेक्नोलॉजी और आइडिया जो नया हो, और इसको अप्रूव किसने किया हो, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने। ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो वो ग्रीन फील्ड बनेगी। ये ग्रीन फील्ड काम क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग कर रही है। और ये बनी कब है, 30 जून 2019 से 30 जून 2024 के दरमियान। तो क्या होगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो वो टैक्स क्रेडिट कितने साल के लिए मिलेगा, 3 साल के लिए मिलेगा, यानी 1 साल और अगले 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। और ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बनाए जा सके, वो अगर 1 जुलाई 2023 से पहले बनी हुई हो तो उसको टैक्स क्रेडिट 5 साल के लिए मिलेगा, और यानी टैक्स क्रेडिट 4 साल तक कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना, इन्वेस्टमेंट का 25%, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का। अब ये आपको क्या लगता है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी है, सर इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल होनी है 100 मिलियन की, इसका 25% कितना बनना है, 25 मिलियन। अब 25 मिलियन वो कहते हैं लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, वो जितनी बनेगी वो कहते हैं 25 मिलियन का टैक्स क्रेडिट है, आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। वो कहता है ये टैक्स क्रेडिट आपको तब भी मिलेगा जब, उस केस में भी मिलेगा अगर आपकी FTR इनकम हो तब भी मिलेगा, अगर आपकी मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स हो रही हो तब भी मिलेगा। ये बड़ा पावरफुल टैक्स क्रेडिट है, ये बड़ा पावरफुल टैक्स क्रेडिट है। तो और मेरे मुताबिक इस अटेम्प्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये कि 2023 में 2 ही क्रेडिट्स थे, एक उसने पूछनी है, दूसरा रह गया। और कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपको एक छोटा सा सिनेरियो बना दे और कहे कि फॉर एग्जांपल ये 6 चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर खुद डेवलप किया है, इस पर 25 लाख लगा है, ये सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इस पर 20 लाख लगा है, बाकी लैंड जो है वो नहीं है, बिल्डिंग जो है वो नहीं है, और चीज़ें नहीं बता दे। तो आपको पता होना चाहिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ना सेल्फ डेवलप्ड चीज़ लेनी है और ना ही सेकेंड हैंड। तो जो नई चीज़ें होंगी वो वाली अमाउंट लेंगे, देखेंगे जो पर्सन है ये ग्रीन फील्ड के लिए, ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तो भाई फिर क्या करेंगे, और वो इस डेट के दौरान बना है तो उसका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे और 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड भी करेंगे और इस साल के लिए भी मिलेगा। सर जी मेरी बात समझ आ गई है, ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको ज़रूर ध्यान से करना है। टैक्स क्रेडिट का एरिया कवर हो गया। न्यूमेरिकली डोनेशन और कंट्रीब्यूशन वाला इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको वो छोटा सा सिनेरियो बना के 4-5 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पूछ सकता है न्यूमेरिक पार्ट को, तो आपने उसको उस एंगल से ध्यान में रखना है। सर जी अब हम आ गए एग्जेम्पशंस की तरफ। एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कॉन्सेशंस। सर जी बार बार पढ़ा है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। इसका क्या मतलब है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ज़रूरी आमदनी। यस, कैसे डिफाइन किया, टैक्स ने से बड़ा अच्छा डिफाइन किया, कहता है ज़मीन की इनकम,
जो एग्रीकल्चर करने से हासिल हो, और वो ज़मीन कहाँ पे हो? पाकिस्तान में। एग्रीकल्चर इनकम में ये 3 बातें लाजमी। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। तीसरा, एग्रीकल्चर इनकम में शामिल क्या क्या है? जो बंदा वो काश्तकारी करके बाग से इनकम कमा रहा है, बाग से फल उतारता है, काश्तकारी करता है, फसल उतारता है, बेचता है, पैसे कमाता है, जो पैसे कमाएगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगी और एग्जाम्प्ट होगी। बाज़ औक़ात लोग खुद ये सारी मेहनत नहीं करते, उनके पास ज़रई अराज़ी है, ज़मीन है, वो ठेके पे दे देते हैं, और उसे उस ठेका पे देने से जो पैसे आते हैं, वो ठेके पर देने जो पैसे आ जाएं वो भी एग्जाम्प्ट। और बाज़ औक़ात वो ठेके पर दे के कहते हैं जी जितनी फसल होगी आधी हम लेंगे, उसे कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। रेंट इन काइंड ले रहा है वो ठेके पर देकर, ठीक हो गया। तो जनाब यहाँ पर जो फसल, वो बंदा जिसको आधी फसल मिलती है बेचकर पैसे कमाता है, वो भी एग्जाम्प्ट है। जो खुद फसल उगा रहा है और मेहनत कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। जो बंदा इस फसल को उतरने के बाद रेडी टू बी फिट कि वो मार्केट में ले जाए और बेचने के काबिल हो जाए, सर वो बंदा जो प्रोसेस करता है जिसके ज़रिए वो फसल मार्केट में बेचने के काबिल हो जाए, उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट है। और वो बंदा जिसकी बिल्डिंग है एग्रीकल्चरल लैंड के साथ और वो उसको किराए पर दे देता है, तो उसकी रेंट इनकम भी एग्जाम्प्ट है। यानी किराए की इनकम तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है, सिवाय उस किराए के जो एग्जाम्प्ट है। सर ये वाला किराया एग्जाम्प्ट है। सर बाग के साथ एक बिल्डिंग है बनी हुई 3 मंजिला, उसको गोदाम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका किराया आता है 50,000 रुपया, क्या उस पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज़ नो। शर्त क्या है? सर 3 शर्तें हैं। पहला ये कि इस बिल्डिंग को कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने ऑक्यूपाई किया हो। दूसरा ये कि ये इमीडिएट वेसिनिटी में हो, वो बाग के साथ ही हो। तीसरा, बिल्डिंग ड्वेलिंग हाउस के तौर पे रहने के लिए इस्तेमाल हो रही हो या स्टोर हाउस गोदाम के तौर पे इस्तेमाल हो रही हो, इस केस में वो एग्जेम्प्ट होती है। सर एग्रीकल्चरल इनकम, एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट हम बेहतर डिस्कस कर सकें। सर जी लेट्स से एक इदारा है, मिचेल्स है, मिचेल्स के अपने स्ट्रॉबेरी के बाग हैं और उन बागों से स्ट्रॉबेरी वो उतारते हैं और फिर उसकी जैम बनाकर बेचते हैं। तो इसकी 2 तरह की इनकम है, एक स्ट्रॉबेरी की इनकम और एक जैम की इनकम। मुझे ये बताइए, स्ट्रॉबेरी की इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। और जो जैम की इनकम है वो टैक्सेबल है। अब अगर एक बंदा मार्केट से स्ट्रॉबेरी खरीद कर जैम बनाता तो कोई मसला नहीं था। स्ट्रॉबेरी जितने की खरीदता, जैम 100 रुपये की बेचता, स्ट्रॉबेरी 50 की खरीदता, 50 की इनकम होती, उस पर टैक्स देता। लेकिन अगर एक बंदा खुद अपने ही बाग में स्ट्रॉबेरी लगाता है और स्ट्रॉबेरी भी अपनी है, स्ट्रॉबेरी भी अपनी है और वो जिसको कहते हैं ना घर की स्ट्रॉबेरी है, और जैम खुद बनाता है। अब इस केस में जब स्ट्रॉबेरी अपनी है तो स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट क्या लेंगे? इसका जवाब है स्ट्रॉबेरी भी अगर घर की है और अपनी है, स्ट्रॉबेरी मार्केट से नहीं खरीद रहे, तो स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ली जाएगी। बस ये एक कॉन्सेप्ट है, ताकि जो इनकम निकले वो जैम की इनकम हो, स्ट्रॉबेरी की इनकम ना हो। हालांकि स्ट्रॉबेरी उसने मार्केट से नहीं खरीदी, स्ट्रॉबेरी तो उसने खुद, उसका अपना बाग है, लेकिन जब हम इनकम निकाल रहे होंगे तो ऐसे निकालेंगे जैसे स्ट्रॉबेरी मार्केट से खरीदी है और मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी लेस करके जैम की इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। क्या ये पॉइंट पिक कर गए? यस और नो?
लो सर ये गेम है असल में। लेट्स से इनकम फ्रॉम स्ट्रॉबेरी जैम जो भी है उसमें से हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी लेस करेंगे जो कि रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहा था और आप खुद पैदा कर रहे हैं। सर एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन जैम अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी। हाँ स्ट्रॉबेरी, अब जब आपने स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली तो स्ट्रॉबेरी के बाग से रिलेटेड और कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है लेकिन स्ट्रॉबेरी की जैम को बनाने के प्रोसेस पे जो खर्चा हो रहा है वो तो माइनस होगा, जो पैकिंग हो रही है वो तो माइनस होगा। स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लेस करने का मतलब है कि अब स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई और खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी लेस कर दी तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि बाग को पानी देने का इतना खर्चा आया, बाग में जो मजदूर थे उन पर इतना खर्चा आया, उनकी सैलरी इतनी थी, वो माइनस नहीं करेंगे। क्यों? स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर दी। हाँ बाग के अलावा स्ट्रॉबेरी को पैक करने का खर्चा आया, स्ट्रॉबेरी को बेचने का खर्चा आया, स्ट्रॉबेरी को पैक करने का खर्चा आया, यानी स्ट्रॉबेरी को जैम बनाने के प्रोसेस पर जो खर्चा आया, जैम को बेचने का जो खर्चा आया वो माइनस करेंगे। स्ट्रॉबेरी गलती से कह दिया, जैम की बात करूं तो वो कहता है रॉ मटेरियल के अलावा जो खर्चे हुए हैं अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा जो खर्चा हुआ है वो माइनस होना है। आपकी किताब में उसने कहा हुआ है और रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई खर्चा माइनस नहीं होना। यस, रॉ मटेरियल से रिलेटेड बाकी खर्चे माइनस होने हैं, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। अब सवाल ये है, हमने जब कहा कि फेयर मार्केट वैल्यू स्ट्रॉबेरी लेंगे तो क्या स्ट्रॉबेरी मार्केट में बिकती है? हाँ जी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यस, वो फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर देंगे। जो स्ट्रॉबेरी मार्केट में बिकती है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेस कर देंगे। अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा रही, हमने कोशिश की है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमिन कर पा रहे, तो कोई मसला नहीं है। आप क्या कर देंगे, आप जितना खर्चा हुआ स्ट्रॉबेरी को उगाने पर, स्ट्रॉबेरी के बाग पर, और जितना ठेका था ज़मीन का वो वाला यानी खर्चा माइनस कर देंगे। अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे तो फिर जो खर्चा है वो लेस कर देंगे। यूएन में जो नौकरी करते हैं उनकी इनकम, उनकी सैलरी एग्जाम्प्ट होती है। सैलरी क्या, उनकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट होती है। मैं अगली बात पर जंप कर गया हूँ। यूनाइटेड नेशन के हवाले से एक प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि जनाब जो बंदा इस इदारे में काम करेगा इस पर टैक्स नहीं लगेगा और जो बाद में पेंशन मिलेगी वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। सर जी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। सर पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी है, पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी है और ईरानी एम्बेसी में मौजूद जो ईरान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्या इनकी सैलरी पे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तानी देखेंगे कि ईरान में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है और वहाँ पर जो पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम बैठा हुआ है, क्या ईरानी उस पर टैक्स लगाते हैं? अगर ईरानी गवर्नमेंट उस बंदे, वो हमारे बंदे पर टैक्स लगा रही है तो हम भी उसके बंदे पर टैक्स लगाएंगे। सर जी मेरी बात पिक कर गए, ये असल गेम है। तो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल में ये असल बात है। अगर फॉरेन गवर्नमेंट के बंदे फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को की सैलरी पे एग्जाम्प्ट कर देंगे अगर वो कंट्री के गवर्नमेंट हमारे फेडरल गवर्नमेंट के बंदे की सैलरी पे टैक्स माफ़ कर दे। सर जी एक तो टैक्स ट्रीटी होती है, मुआहिदा होता है
दो मुल्कों ने आपस में किया हुआ है, आपने हमारे बंदे पे टैक्स नहीं लगाना, हमने आपके बंदे पे टैक्स नहीं लगाना। तो अगर तो टैक्स ट्रीटी हो जाए तो फिर तो टैक्स नहीं लगता। उसके अलावा अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो तो फिर एग्जाम्पशन मिलती है या नहीं। वो कहते हैं भाईजान कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच करने लगा हूँ। लेट्स से सर यूएसएड है, यूएसएड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को क्या मिलती है? एड मिलती है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये जो एड पाकिस्तान को मिल रही है, इस एड के जरिए लेट से उन्होंने पोलियो बचाओ मुहिम शुरू की हुई है। ये पूरे पाकिस्तान में पोलियो से बचने की जो मुहिम उन्होंने शुरू की है, उसका एक हेड ऑफिस बनाया है इस्लामाबाद में, और उसका जो हेड है वो एक अमेरिकन डॉक्टर है। इस अमेरिकन डॉक्टर को सैलरी मिलती है, और ये सैलरी इसी एड के पैसे से मिलती है। तो आप ये बताइए कि क्या इस सैलरी पे टैक्स लगेगा? सर जी मेरा सवाल समझ गए हैं? तो इसका जवाब है पैसा अमेरिका का। पाकिस्तान में पैसा क्यों लगाया? चलो इनकी मदद कर दें। उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ पर लोग पैसा खा ना जाएं, उसने एक बंदा रखा है अमेरिका का। उस अमेरिकन बंदे की सैलरी पे किस हिसाब से पाकिस्तान टैक्स लगाएंगे? वो कहते हैं नहीं भाई, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, शर्त यह है कि बंदा उसी मुल्क का होना चाहिए, बंदा उसी मुल्क का होना चाहिए जहाँ से, अगर ये बंदा चाइना का होता तो हमने उससे टैक्स ले लेना था। वो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, वो बाहर का बंदा होना चाहिए। और अगर यहाँ रेजिडेंट ना हो या रेजिडेंट सिर्फ नौकरी की वजह से हो, और उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो एड के पैसे से मिल रही, अच्छा एड के पैसे के अलावा अगर वो और पैसे कमा रहा है उस पर टैक्स लगेगा? हाँ जी, उस पर लगेगा। लेकिन एड के पैसे से जो तनख्वाह उसको मिल रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और पॉइंट सिर्फ इसमें यह है कि अमेरिका से एड, अमेरिका का बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट सिर्फ नौकरी की वजह से उसको तनख्वाह एड के पैसों से मिल रही है, इस केस में उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। अभी तो हमने बात की है सैलरीड पर्सन की जो नौकरी कर रहा था। अच्छा, एक बंदा नौकरी नहीं कर रहा बल्कि वो कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट है या एक्सपर्ट है, तो एनी इनकम रिसीव बाय एनी पर्सन एंड इज एंगेज्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट, तो क्या उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट होगी? तो इसका जवाब है जी भाईजान, उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट होगी अगर पैसा उसे कहाँ से दिया जा रहा है? फंड में से, एड में से पैसा दिया जा रहा है। वो बंदा रेजिडेंट नहीं है या रेजिडेंट सिर्फ इसलिए बना के परफॉर्मेंस ऑफ द उसने सर्विस देनी है, और एड में से उसको पैसे दिए जा रहे हैं। अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर उस बंदे की इनकम एग्जाम्प्ट होगी। हाँ, सैलरी के बारे में तो बहुत क्लैरिटी है कि एग्जाम्प्ट है। इनकम के वाले से भी अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं, फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ने गेम अपने हाथ में रखी है। फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं हम केस टू केस बेसिस पर भी असेस करेंगे कि एग्जाम्प्ट इनकम एग्जाम्प्ट करनी भी है या नहीं करनी। स्पेसिफाई एग्जाम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ केस टू केस बेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स एंड ग्रांट इन एड्स। ये जो एड्स हैं और डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन है उसके हवाले से वो कहता है कि हम केस टू केस भी देखेंगे। सर, सदर पाकिस्तान ने अगर किसी को इनाम दिया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? अगर अब प्रॉफिट ऑन डेट, अगर लोन लिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर लोन लिया हुआ है तो खर्चा है, अगर लोन दिया हुआ है उससे सूद आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो इनकम है।
अब ये इनकम इंडिविजुअल कल पड़ा है, इनकम इंडिविजुअल के लिए क्या है, सेपरेट ब्लॉक आइटम, और कंपनी के लिए क्या है, एनटीआर। सर एक केस में यही प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट भी हो जाता है। एग्जेम्प्ट कब होता है, अगर नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को लोन दिया है ताकि वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सके, बाहर के बंदे ने या नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को लोन दिया है ताकि वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सके, उसके वाले से प्रॉफिट ऑन डेट वो नॉन रेजिडेंट कमा रहा है और उसको पेमेंट भी पाकिस्तान से बाहर हो रही है, और जो उस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी है वो भी पाकिस्तान से बाहर है। इस केस में इस बंदे को जो प्रॉफिट ऑन डेट कमाएगा ये टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि एग्जेम्प्ट होगा। ये सवाल इस तरह से पिच हो चुका है और हो भी सकता है कि भाई प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। किन केसेस में, सर इस केस में पर्सन एसोसिएट ना हो, सिक्योरिटी पाकिस्तान से बाहर, लोन लेने का मकसद बिजनेस करना पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट पर्सन की जानिब से, प्रॉफिट भी पाकिस्तान से बाहर और सिक्योरिटी अप्रूव बाय द बोर्ड। ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होगा। स्कॉलरशिप, अगर किसी बंदे को स्कॉलरशिप मिले हायर स्टडीज़ के लिए, पैसे मिल रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। हाँ, ये देख लीजिए कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएट ने ना दिए हुए हैं। सपोर्ट, मियाँ बीवी में तलाक हो जाए, अलहदगी हो जाए, इस केस में मियाँ को जो पैसे बीवी से मिलें या बीवी को जो पैसे मियाँ से मिले तो ये एग्जेम्प्ट होता है। आपके पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, वो कहता है मियाँ बीवी की तलाक हो गई, मियाँ ने बीवी को दुकान दी, ये जो दुकान बीवी को मिली है क्या उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? द आंसर इज नो। उस बीवी ने वो दुकान किराए पर दे दी और 1 लाख रुपया पर मंथ उसको रेंट आ रहा है, क्या इस रेंट पे टैक्स लगेगा? यस, ठीक हो गया सर। उसके बाद आ गया फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट की इनकम। सर फेडरल गवर्नमेंट की इनकम पे टैक्स नहीं लगना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम पे टैक्स, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम पे टैक्स नहीं लगना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम पे और लोकल गवर्नमेंट की इनकम पे टैक्स लगना ही है। नहीं तो भाई पहले ये देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट अपनी ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रही है उसकी इनकम पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो अपने प्रोविंस से किसी दूसरे प्रोविंस में कोई बिजनेस कर रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो भाई फेडरल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम करे तो उस पर टैक्स लगेगा। जब भी पेमेंट आप गवर्नमेंट को करेंगे तो टैक्स नहीं काटेंगे, यानी जो टैक्स डिडक्शन है वो वाला रूल गवर्नमेंट को पेमेंट करते वक्त अप्लाई नहीं हो रहा। और ये वाली सारी रहतें गवर्नमेंट के इदारे के लिए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए नहीं है। अब अगला पॉइंट आ गया शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन है? वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में आया है बाहर से और यहाँ पर रेजिडेंट बन गया और उसे पाकिस्तान में रहते 3 साल से कम हुए, जो नौकरी के लिए पाकिस्तान में आया है और उसे पाकिस्तान में रहते हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए, वो वाला बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने से क्या होता है? सर आपको पता होना चाहिए रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती है, येस और नो। लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के केस में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती। एक बंदा है फॉर एग्जांपल जो मंगला डैम पे नौकरी कर रहा है चाइना का और यहाँ पर नौकरी के लिए आया और उसका चाइना में अपना प्लाजा भी है, उस प्लाजे से उसको किराया आता है। पाकिस्तान में चाइनीज इंजीनियर नौकरी कर रहा है, 3 साल से कम हुए, नौकरी की खातिर आया, क्या हो गया? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो गया। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को जो चाइना की इनकम आ रही है फॉरेन सोर्स इनकम, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? तो इसका जवाब है वो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है अलबत्ता। बात नंबर 1, वो
शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होती है, अलबत्ता अगर वो यहाँ पर कारोबार शुरू कर ले तो फिर वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है ऑफिस कारोबार शुरू कर ले, आसान अल्फाज में समझने के लिए, और अगर कारोबार नहीं शुरू किया लेकिन उसको किराया पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में वसूल हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा। सर फॉरेन सोर्स इनकम अगर पाकिस्तान में लाई गई है तो उस पर टैक्स लगेगा। सर जी 5 बातें, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में 2 बातें, 3 साल से कम 3 साल तक अगर पाकिस्तान में रहा है, और दूसरी बात क्या है, और नौकरी के लिए आया तो वो शॉर्ट रेजिडेंट है। तीसरी बात है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की इनकम एग्जाम्प्ट है, फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट है। चौथी बात है अगर पाकिस्तान में बिजनेस करे तो टैक्सेबल है। 5वीं बात है अगर पाकिस्तान में पैसे लाए जाएं, ब्रॉड पैसे इनकम ब्रॉड इनटू पाकिस्तान है तो उस पर टैक्स लगेगा। सर जी अब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की बात करूं, 2018 में एक बंदा पाकिस्तान में था, 19 में भी बाहर आया, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, यानी नॉन रेजिडेंट रहा है। बाहर रहने से मुराद है नॉन रेजिडेंट है, जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान आया ही ना हो, वो पाकिस्तान आया है लेकिन उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहा है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप स्टेटस देखें, स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहा है। 2023 में वो रेजिडेंट हुआ है। अगर कोई बंदा पिछले 4 साल से लगातार नॉन रेजिडेंट हो और वो फिर पाकिस्तान आए तो जिस साल वो पाकिस्तान में आया और उसका स्टेटस रेजिडेंट हुआ उस साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी। जिस साल वो पाकिस्तान में आया उस साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होगी। जो बंदा पाकिस्तान में था और वो बाहर चला गया, उसकी बाहर नौकरी हो गई और वापस उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान नहीं आया तो ऐसे बंदे की फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। ये बात मैंने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ाई थी। जो बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही उसकी नौकरी होगी, बाहर ही रह गया, उस साल पाकिस्तान में नहीं आया तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। अगली बात ये थी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है, उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के उसको सैलरी दी है और उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के वहाँ उस मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी कराया, तो ऐसे बंदे की फॉरेन सोर्स सैलरी भी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। कोई भी कानून जो ये कह दे कि आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे टैक्स रेट कम लगेगा, यहाँ आपकी लायबिलिटी कम बनेगी, यहाँ पर फलां प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, वो वैलिड नहीं होगी। क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में सारे कानून कौन बनाता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाता है। अगर इसके अलावा कोई अदर लॉ कोई ऐसी बात करे और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं है तो वो लॉ लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो बेकार है। सर जी टैक्स जिस रिसिपिएंट पर टैक्स जिस ओरिजिनल रिसिपिएंट के बारे में कहा गया होता है इनकम की एग्जाम्पशन का, उसी को ही मिलती है एग्जाम्पशन और दूसरे बंदों को के लिए वो एग्जाम्पशन नहीं होती। सेकंड स्केड्यूल में लिखा हुआ है कौन कौन सी इनकम एग्जाम्पशन, तो वो ये बात कहता है सेकंड स्केड्यूल में जो लिखा हुआ है कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, किस पर टैक्स रेट कम लगना है, किस पर टैक्स लायबिलिटी कम कर देनी है, और चौथे नंबर पे किस पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होनी। जैसे ये वाली बात अभी कि टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त ये एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस टैक्स क्रेडिट के बारे में उसने बड़ा क्लियरली कहा कि मिनिमम टैक्स रिजीम और क्या कहते हैं FTR वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, की है ना बात। तो भाई ये वाली बात, इस तरह की वो एग्जाम्पशन जब देता है प्रोविजंस के हवाले से, ये वाली बातें कहाँ लिखी जाती हैं, सेकंड स्केड्यूल में ये वाली बातें लिखी हुई हैं। सेकंड स्केड्यूल में जो इनकम है वो टोटल इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम, टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हुए एग्जाम्प्ट इनकम टोटल इनकम में शामिल करते हैं। और सर सेकंड स्केड्यूल में कोई किसी सेकंड स्केड्यूल में एग्जाम्पशन के बारे में टैक्स से जो रियायत मिल रही है उसके बारे से बातें लिखी हुई हैं। तो वो कहते हैं अगर उसमें कोई क्लॉज ऐड कर दी जाए या कोई क्लॉज निकाल दी जाए या उसमें कोई चेंज किया जाए तो ये किया जा सकता है। हाँ, बोर्ड कर सकता है, किससे अप्रूवल लेके, फेडरल मिनिस्टर से अप्रूवल लेके। और जब ये तब्दीली जब ये चेंज सेकंड स्केड्यूल में की जाएगी तो इसको नेशनल असम्बली के सामने पेश भी किया जाएगा।
फुल टाइम टीचर 25% लाइबिलिटी माफ़ कर देंगे उसकी, अगर वो कहाँ नौकरी कर रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो HEC से अप्रूव्ड है, या गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। सर जी चैप्टर नंबर 11 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम 13th चैप्टर की तरफ चलते हैं स्ट्रेट अवे। 11 के बाद 13 चैप्टर बनता है। बड़ा छोटा सा चैप्टर है ये, और एक ही मेजर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चैप्टर अब आपकी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, चूँकि टैक्स क्रेडिट, एग्जाम्पशन और लॉसेस, ये तीनों एरियाज अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर्स का एक चैप्टर है। सर फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, चैप्टर 13। स्टोरी क्या है, एक बार बेस सुन के इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो फिर बात क्लियर होगी। यार एक बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, उसका बिजनेस इंग्लैंड में चल रहा है, इंग्लैंड में उसका कारोबार चल रहा है, उसने उस कारोबार से लेट से 1 लाख पाउंड कमा भी लिया, और 10,000 पाउंड का उसने वहां पर टैक्स भी दे दिया। अब चूंकि वो पाकिस्तान में रहे, तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है। अब जब वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट की तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, यस और नो? अब मसला यहां पे ये आ जाता है कि भाई बाहर टैक्स दे तो रहा हूं, पाकिस्तान में क्या उस इनकम पे दोबारा टैक्स लगेगा? यस। बाहर जो टैक्स दे रहा है वो एक तरफ, और फिर पाकिस्तान में उस पर दोबारा उसको इनकम में शामिल करके दोबारा टैक्स लगाएंगे जी, ये मसला है सर। अब वो कहते हैं कि ये तो कोई बात ना भी कि बाहर भी टैक्स दूं और इधर भी एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स दूं, 2 अलग-अलग मुल्कों में। उन्होंने कहा जी टैक्स तो लगेगा, हाँ हम आपको रियायत दे देते हैं, हम आपको क्या दे देंगे? टैक्स क्रेडिट दे देंगे। इस टैक्स क्रेडिट को फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। कितनी रियायत मिलेगी पता है? जितना बाहर टैक्स दिया है और जितना यहां टैक्स बनता है, इन दोनों में से लोअर। जितना बाहर टैक्स दिया है और जितना यहां टैक्स बनता है, इन दोनों में से लोअर के बराबर टैक्स है। ये क्रक्स है। इसको, इस बैकग्राउंड के बगैर आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते, और इसको दिमाग में रख के जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि असल बात वो कर क्या रहा है। सर जी फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो रही है। सबसे पहले हमने एक कंक्लूडिंग स्लाइड पहले ही शेयर कर देते हैं आपके साथ। सर जी सब फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना? स्टेप नंबर 1 फॉरेन सोर्स इनकम हो। स्टेप नंबर 2 फॉरेन सोर्स टैक्स पे किया, उस पर फॉरेन टैक्स पे किया हो, सोर्स नहीं है भाई, उस पर टैक्स पे किया हो। फॉरेन सोर्स इनकम हो, उस पर टैक्स पे किया हो, और ये वाली फॉरेन सोर्स इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो, और तो उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? A/B into C। Now what is A? Tax liability. What is B? Taxable income. What is C? सर सुनना, ये बड़ा कीमती है, ये बड़ी कीमती बात है। फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। पार्ट या पोर्शन, क्योंकि ये वाली बात अगर आपने पिक ना की तो पोर्शन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम इंक्लूडेड इन टैक्सेबल।
तो भैया एक तो फॉरेन टैक्स पेड आ जाएगा सीधा सीधा, दूसरी तरफ वे ओवर बी इंटू सी से जो आएगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, उतनी अमाउंट से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा जी, ये बात जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम है उसी तरह ही फॉरेन, जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम है उसी तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा रखना है, पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलहदा रखना है। पाकिस्तान सोर्स इनकम के खर्चे फॉरेन में से माइनस नहीं करने, फॉरेन सोर्स इनकम के खर्चे पाकिस्तान के खर्चे में से माइनस नहीं करने, इनको अलहदा अलहदा डील करना है। अगर कोई खर्चा कॉमन होगा तो उसे अपोर्शन कर देना। जिस तरह पाकिस्तान इन सोर्स इनकम में हेड्स ऑफ इनकम है, इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम में हेड्स ऑफ इनकम है। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम में भी बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स है, इसी तरह फॉरेन में भी बिजनेस सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन और अदर सोर्स इसी तरह ही वहां पर भी है। टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया। सबसे पहली प्रायोरिटी फुल टाइम टीचर के बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट की होती है, और हर एक अगर एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम हो फॉरेन के, अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो फॉरेन के, तो सबका टैक्स क्रेडिट अलग अलग निकालना है। अगर एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो फॉरेन के तो सबका क्रेडिट अलग अलग निकालना है। अगर आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया तो 2 साल के अंदर वो वाला फॉरेन टैक्स पे भी होना चाहिए, वरना जो टैक्स क्रेडिट मिला था आपको मिलेगा ही नहीं या वो रिवर्स हो जाएगा। सर एक बात वो ये भी करता है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के हवाले से स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा ट्रीट करो, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा ट्रीट करो। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के हवाले से स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा ट्रीट किया जाए। लो सर, उसके बाद आगे फॉरेन टैक्स लॉसेस, ये बात आपके साथ कर चुका हूँ। फॉरेन हेड ऑफ इनकम में लॉस आ गया तो वो सेम हेड ऑफ इनकम के साथ ही एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। सर जी एग्जाम्पल तो थी, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ऑल्दो पूरी एग्जाम्पल करा नहीं पाऊँगा, हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। मैंने आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। सर जी पाकिस्तान सोर्स इनकम अलहदा लिखनी है 7,50,000, मैं सलूशन कर रहा हूँ उसका। फॉरेन सोर्स इनकम अलहदा लिखनी है 9,50,000। यहाँ से बन जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम पे रेट लगाएंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब जब टैक्स लायबिलिटी आ गई, सर जी बात ध्यान से सुनना, ये जो टैक्स लायबिलिटी आई है इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना एक्चुअली जो पे किया है, सर एक्चुअली पे किया है फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए 40,000, एक्चुअली जो पे किया है वो, या एवरेज रेट पाकिस्तान में कितना बनता है, ए ओवर बी इंटू सी। व्हाट इज ए, टैक्स लायबिलिटी, व्हाट इज बी, टैक्सेबल इनकम, व्हाट इज सी, फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। बिजनेस का, बिजनेस कितना टैक्सेबल इनकम में शामिल है, 7,50,000। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, इस फिगर को यहाँ पर प्लेस करेंगे। इनमें से जो लोअर होगा, जो भी लोअर होगा उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यार मेरी बात पिक कर गए हो। उसके बाद चाइना वाली बात आ गई कि ये बिजनेस था लेट से, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया। जी भाई बताइएगा, बिजनेस तो 4 लाख। जी भाई अच्छा सुनना जरा, कैपिटल गेन में भी सेम, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 7.5 लाख लिया, एक्चुअल जो पे किया हुआ था वो भी लिख दिया, और एवरेज यहाँ से निकाल कर वो भी लिख दिया। इनमें से जो लोअर होगा लेस कर देंगे। यार ये बात समझ आ गई है। एक बात जो सबसे कीमती अब बताने लगा हूँ, ये सवाल कराने का मकसद भी वही था। सर जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी
डोनेशन का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए वो वाली अमाउंट इस्तेमाल होगी। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं। अब ये टैक्स लायबिलिटी थी लेट से 100 रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्रेडिट आया 20 रुपए, कैपिटल गेन का टैक्स क्रेडिट आया 10 रुपए, पीछे कितना रह गया 70। ये 70 की अमाउंट यूज होगी फॉर, अब उससे अगले क्रेडिट्स के लिए जो डोनेशन है। सर जी डोनेशन के लिए क्या रूल होता है, टैक्स ए ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए, टैक्स लायबिलिटी। ये वाली टैक्स लायबिलिटी हम एक्चुअल नहीं लेंगे, टैक्स लायबिलिटी में से जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लेंगे। सर जी मेरी बात पे कर गए हो, यानी 100 लायबिलिटी निकली थी वो नहीं लेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद 70 आया था वो लेंगे। सर मैं एक आप एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जनाब कैपिटल गेन की फिगर भी ठीक कर लें। जी मैं कर ज़रूर लेता हूँ, लेकिन मैं तो एज्यूम ही कर रहा हूँ, असल मकसद तो हम तो वो उसको कैलकुलेट ही नहीं ना कर रहे, मैं तो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। समहाउ थैंक यू, आपने उसको करेक्ट करा दिया। सर मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो लायबिलिटी आएगी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड के लिए वो वाली लायबिलिटी इस्तेमाल करें। सर जी ये E2 था आपका, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग भी बता दी। इसमें ये बात भी पता चल गई 2 हेड हो तो अलग-अलग वर्किंग करनी है। इसमें ये बात भी पता चल गई कि उसके बाद डोनेशन हो तो डोनेशन के लिए जो लायबिलिटी निकालनी है वो टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद निकालनी है। सर जी ये चैप्टर नंबर 13 की डिस्कशन थी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। कोई कॉन्सेप्ट हम स्किप नहीं कर रहे, ऑल्दो प्रैक्टिस के लिए आपको ये चाहिए कि आप थॉरली इसके क्वेश्चंस करें और पास पेपर करें। लेकिन जितने भी क्वेश्चन और पास पेपर करेंगे कॉन्सेप्ट को इससे बाहर नहीं है। कॉन्सेप्ट को ग्रैब करके अगर आप साथ वर्किंग करें तो बड़ा अच्छा है। और वही वाली बात जो मैं आपको ऑलरेडी भी बताई थी कि 10 सेशंस हैं, इनको इसके बाद 10 दिनों में तकसीम करके मैं YouTube पर अपलोड करता जा रहा हूँ। साथ साथ कल के सारे जो वीडियोस कमिटेड थी वो भी, और साथ ये भी सारे YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। और सारे ग्रुप में जो जिस ग्रुप में आप सारे लोग हैं वहाँ पर भी भेज दिए। तो अब उसका फ़ायदा ये है कि आप बाद में भी रिवाइज़ करते वक्त इससे सारे कॉन्सेप्ट ग्रैब करें और फिर एक गो में सारी एग्जांपल्स करें, सारे पास पेपर करें। फिर क्रैम करने की बजाय इस पर आए। क्रैमिंग वाला एरिया, क्रैमिंग की टेस्टिंग कम है, कॉन्सेप्ट की ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट ग्रैब करके अगर आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सर ये सबसे बेहतर अप्रोच है। लो सर, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP। इंडिविजुअल अगर फोर्थ हो गया तो टैक्स वाले कहते हैं अभी जो बंदा मर गया वो पैसा साथ तो नहीं लेके गया। अब जो पीछे बच गया है बंदा, जो उसका वारिस है, उसे चाहिए कि जितना उसका टैक्स बनता था वो टैक्स अदा करे। दूसरे नंबर पे डिसीज्ड एस्टेट, अगर वो बंदा मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स अदा करेगा। अगर FBI उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने वाला था और वो बंदा मर गया तो वो कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू होगी। अगर FBI उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा था तो वो कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लायबल नहीं होगा। एक बंदा फौत हुआ तो उसके टोटल जायदाद जो थी वो 10 लाख थी और टैक्स की लायबिलिटी जो थी वो 12 लाख थी। तो क्या 2 लाख रुपए लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जेब से अदा करेगा? द आंसर इज नो। जितनी उसकी जायदाद है उस हद तक की लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा।
अगर कोई बंदा 24 माह से ज़्यादा लगाकर कोई आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क करता है तो जितने पैसे उसको में, एक बंदा किताब बनाता है 3 साल लगा के, उसे 30 लाख रुपए मिलता है, तो 30 लाख रुपए उसको 3 साल की मेहनत का मिला है ना, तो 30 लाख रुपए को सारे को इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स कर देंगे। कहते हैं नहीं, ये 30 लाख को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और वो 3 सालों पर तकसीम होगी। अगर एक बंदा 6 साल लगाकर एक किताब बनाता है, तो 6 साल लगाकर एक किताब बनाता है और वो 60 लाख रुपए की किताब बेचता है, मुझे बताइए क्या इसको 6 पे डिवाइड करेंगे? नहीं, 24 माह से ऊपर जितना पीरियड भी आए उसको डिवाइडेड बाय 3 करके इनकम में शामिल कर देंगे 3 सालों के लिए। अगर कोई माइनर चाइल्ड पैसे कमा रहा हो तो उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम उसके माँ या बाप जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसके साथ क्लब हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है और उसके ज़रिए उस पर टैक्स लगता है। माइनर चाइल्ड अगर पैसे, अभी आजकल तो आईटी के दौर में बहुत से माइनर बच्चे भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो वो तो यूट्यूब चैनल से भी बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो सर यानी इस केस में अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं? किस तरह लगेगा? उसकी इनकम उसके माँ या बाप की, जिस माँ या बाप जिसकी हायर इनकम हो उसके साथ क्लब कर दी जाएगी और फिर उस पर इस तरह से टैक्स लगाया जाएगा। सर जी एओपी पढ़ते ही आपके जेन में एओपी के लफ्ज़ से आपके जेन में पार्टनरशिप आना चाहिए। सादा आसान मतलब। एओपी की एक अलहदा शनाख्त है, एओपी की इनकम अलहदा कैलकुलेट होती है, एओपी टैक्स एज एन एंटिटी अलहदा देता है और एओपी की जो इनकम होती है उसमें से टैक्स अदा किया जाता है, जो बाकी इनकम होती है वो एओपी के मेंबर्स में तकसीम की जाती है। याद है वो जॉइंट ऑनर में हमने भी एक ये बात पढ़ी थी। जॉइंट ऑनर के केस में जहां पर उसका शेयर डिटर्मिनेबल होता है तो सिंपल उसको इनकम का हिस्सा दे दिया जाता है, जॉइंट ऑनर खुद टैक्स देता है। एओपी में ऐसा नहीं है। एओपी में एओपी इदारा है, एओपी खुद जिम्मेदार है, एओपी की इनकम होगी, एओपी खुद टैक्स देगा, जो बकाया पैसे बचेंगे वो एओपी अपने मेंबर्स को शेयर करेगा, जिसको शेयर ऑफ एओपी कहते हैं। मेंबर को जो शेयर मिलेगा उस पर वो दोबारा टैक्स देंगे। द आंसर इज नो। मेंबर को जो शेयर ऑफ एओपी मिलता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। मेंबर को जो शेयर मिलता है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता, बल्कि शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम एओपी इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ मेंबर। मेंबर को जब वो हिस्सा मिलता है, अब मेंबर ने ये हिस्सा वसूल किया, अब इस पर टैक्स नहीं लेगा। क्यों? सर एओपी ने टैक्स दे तो दिया है, अब दोबारा थोड़ी टैक्स लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मेंबर ऑफ एओपी का जो शेयर होता है उस पर टैक्स नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता वो वाला हिस्सा जो एओपी का शेयर है वो रेट पर्पसेस के लिए इनकम में ऐड होता है। किसके लिए ऐड होता है? रेट पर्पसेस के लिए इनकम में ऐड होता है। सर जी इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, बस वो करवाना चाह रहा हूँ। अली और बादशाह 2 बंदे हैं, 2:3 उनकी रेशियो है। एओपी की इनकम 12 लाख, ए को और बी उनकी डिटेल है, ए की डिटेल भी गिवन है। वो कहता है जनाब आप बताएं टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? सर जी ए की इनकम 5 लाख है, ज़कात पे किया उसने 20,000, तो ए की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 4,80,000। इसको शेयर ऑफ एओपी भी तो मिल रहा है, कितना? सर शेयर ऑफ एओपी कितना मिल रहा है? वो कहते हैं शेयर ऑफ एओपी तो मिल रहा है सर, एओपी की इनकम कितनी है? 12 लाख, इसको 2/5 कर दें जी, कितना बना? सर जी शेयर ऑफ एओपी कितना बना? 480।
सर जी शेयर ऑफ एओपी बना 480,000। अब टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस, $9,60,000। टैक्स लाइबिलिटी निकालिएगा जरा, टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस। 9,60,000 की टैक्स लाइबिलिटी बताइएगा सर। सफ़ा नंबर 50 है, थोड़ा सा जल्दी कर लें। जी भाई समझ भाईजान, मुझे एक आप इंडिविजुअल है, नॉन सैलड है, ऊपर वाला टेबल देखना है। 9 लाख 6 लाख तक, 6 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता। 6 लाख से ऊपर जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स लगा के बता दें। जी भाई जी कितना सर जी? 9,60,000 पे रेट अप्लाई करना है। आप नीचे वाला टेबल देख रहे हैं, ऊपर वाला टेबल देखना है। बहुत शुक्रिया जी। तैयारी तो आप लोगों की ठीक है, बस अब पेपर ही दें डायरेक्ट। लो सर, मैंने टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी के बारे में पूछा है, लेकिन मैं माजरत है, मुझे इतना ट्रिकी सवाल नहीं पूछना चाहिए। सर जी बड़ी ज़रूरत चाहिए इसके बाद इस लेवल की चीज़ आगे पढ़ाने को। अंदाज़ा तो हो गया कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आप। अच्छा, वापस आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ाता रहूँ जिसके ऊपर बर्फ़ का ब्लॉक गिर गया। नो सर, अच्छा अब हुआ ये है कि टैक्सेबल इनकम उसके पास थी, शेयर ऑफ एओपी निकाला, टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस निकाला और टैक्स लायबिलिटी। अब ये सच वाली टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये रेट पर्पसेस के लिए जो लायबिलिटी है वो है। यार मेरी बात समझ रहे हो? हमने टैक्सेबल इनकम तो आपकी 4,80,000 ही है, और टैक्स लायबिलिटी किस तरह निकालने हैं? एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा जरा। सर ये 15,000 बनेगी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 15,000। अब मेरी बात समझो, अगर हम 4,80,000 रुपये पर रेट लगाते तो ये लायबिलिटी 0 बननी थी। 6 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है ना। हमने क्या किया? हमने शेयर ऑफ एओपी ऐड कर दिया 480, तो टोटल इनकम आ गई रेट पर्पसेस के लिए। अब ये सही वाली टोटल इनकम नहीं है, रेट पर्पसेस के लिए टोटल इनकम है। फिर आ गई टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस। अगर ये इनकम होती तो कितनी लायबिलिटी बनती, वो निकाल ली। अब उसके बाद हमने क्या किया? ए ओवर बी इंटू सी है ना। 30,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? किया असल में ये है कि मैंने एओपी की इनकम, एओपी का हिस्सा जो मिस्टर अली को मिला है उस पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसको अली की इनकम में रेट पर्पसेस के लिए ऐड किया है, और फिर टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस निकाली है, और फिर टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस निकाली है, और उस लायबिलिटी ओवर इनकम को यूज किया, यानी रेट निकाला है
एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। सर जी मेरी बात पिक करें, इसको कहते हैं कि जुमला ये है एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन रेट पर्पसेस के लिए इनकम में ऐड की जाती है। सर अगर एओपी का लॉस आ जाए तो उसका कुछ भी नहीं करना, ना ही वो मेंबर की इनकम के साथ एडजस्ट होता है, ना ही वो रेट पर्पसेस के लिए मेंबर की इनकम में शामिल किया जाता है। सर जी अगली बात सुन लें, एक छोटी सी डिस्कशन है, ये सवाल अब नहीं करूंगा मैं, बस आपको एक बात समझाने लगा हूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसने क्या दिया हुआ है, 30,000 रुपए की डोनेशन। सर जी अब डोनेशन दिया है तो टैक्स क्रेडिट कैसे निकालेंगे, कोई मसला नहीं है, जैसे पहले निकालते ए ओवर बी। आप ए भी एक्चुअल लेंगे, यानी ए पता क्या लेंगे 15,000, ये है ना लायबिलिटी। ए भी एक्चुअल लेंगे, बी क्या है टैक्सेबल इनकम, ये भी एक्चुअल लेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, जब टैक्स क्रेडिट लेना है तब ए ओवर बी का रूल जो अप्लाई करना है उसमें ए और बी क्या लेना है ये बताना था। एओपी के केस में ये भी बता दिया। अब जरा अगली बात सुनो, अगर एओपी का मेंबर कंपनी है तो क्या होगा, अगर एओपी का मेंबर कंपनी है तो क्या होगा, तो इसका जवाब है अगर एओपी का मेंबर कंपनी है तो एओपी की टोटल इनकम में से जितना कंपनी का हिस्सा बनता था वो लेस कर देंगे। एओपी की टोटल इनकम से जितना कंपनी का हिस्सा बनता था वो लेस कर देंगे। चूंकि कंपनी पर कंपनी वाला रेट लगेगा, एओपी वाला रेट नहीं लगेगा। जितना कंपनी का हिस्सा बनता था उसे लेस एक्सक्लूड कर देंगे और उस पर 29% ही रेट लगेगा। आगे चलते हैं, अगर लॉस आ गया आपको मैंने बता दिया उसका क्या करना है। अच्छा जी, एओपी के मेंबर को जो इनकम मिलती है रेट पर्पसेस के लिए ऐड हो जाती है और जो एक्चुअल लायबिलिटी निकालते हैं वो ए ओवर बी इंटू सी निकालते हैं। व्हाट इज ए इज टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पज। व्हाट इज बी इज टोटल इनकम फॉर रेट पर्पज। व्हाट इज सी इज टैक्सेबल इनकम। भैया ऐसे ही किया ना, अभी मैंने ये इसीलिए किया कि मैं आपको कुछ सवाल इसलिए कराया कि ये आपको समझ में आ जाए। सर जी 5 बातें उसने लिखी हैं जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात, पार्टनर को या मेंबर को जो भी प्रॉफिट ऑन डेट कमीशन सैलरी या कुछ भी दिया जाए वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता। ये बात मैंने कल भी बताई थी। यस और नो? सर पार्टनर को जो भी सैलरी कमीशन ब्रोकरेज जो भी दिया जाएगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर आप रेट पर्पसेस के लिए जो इनकम ऐड करते हैं वो उसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ होता। यानी जब आप रेट पर्पसेस के लिए जो इनकम शेयर कर रहे होते हैं ना मेंबर्स को, एक्चुअल में याद रखना एओपी की 100 रुपये की इनकम है, 10 रुपये का टैक्स लेस करने के बाद 90 रुपये वो मेंबर्स में तकसीम करेगा। लेकिन जब हम इनकम फॉर रेट पर्पसेस मेंबर का लेते हैं तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर होती है। क्यों? उसने खुद कहा है, एफबीआई ने क्लेरिफाई किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली फिगर लेनी है। जिस मकसद के लिए आपने मेंबर को जो हिस्सा देना है फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब किताबी तौर पे या बुक वैल्यू जो है या जो शेयर ऑफ एओपी मेंबर ने लिखना है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का शेयर लिखना है, ना कि हालांकि जो पैसे उसे असल में मिलते हैं वो टैक्स लेस करके मिलते हैं। सर लॉस जो है उसको तो कंसिडर ही नहीं करना है एओपी का। सर अगर एओपी की एफटीआर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम हो तो फिर वो रेट पर्पस के लिए ऐड नहीं होती, और अगर मेंबर की एफटीआर इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम हो तो एओपी की शेयर उसमें ऐड नहीं होता। यानी अगर इनकम एफटीआर में हो तो भी शैल नॉट बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम, और अगर इनकम एग्जेम्प्ट हो तो भी शैल नॉट बी एडेड। सर जी ये वाली बात भी आ गई। अब ये छोटी छोटी 3-4 बातें हैं, मैं वो भी करता चलूँ। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। सर जी असल में बाप ने बेटे को एसेट ट्रांसफ़र किया, टैक्स वालों को इससे क्या लगे?
टैक्स वालों को टेंशन ये है कि वो जो बाप ने बेटे को प्लाजा ट्रांसफ़र किया ना, उससे आता था किराया। अब किराया बाप देगा या बेटा देगा? अब किराए पर टैक्स बाप देगा या बेटा देगा? ये असल में टैक्स वालों को मसला है। और टैक्स वाले इसलिए जानना चाहते हैं या रसूल बनाते हैं कि जनाब अगर बाप ने बेटे को दिया है और कंट्रोल सारा बाप के पास है तो समझा जाएगा मालिक अभी भी बाप ही है। बाप से मुराद है ट्रांसफरर, बेटे से मुराद है ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया है और कंट्रोल अभी भी किसके पास है? ट्रांसफरर के पास है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफरर लायबल होगा टैक्स के लिए। दूसरी बात, अगर ये ट्रांसफ़र रिवोकेबल है तो भी ट्रांसफरर ही लायबल होगा टैक्स के लिए। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र रिवोकेबल नहीं है, इर्रिवोकेबल है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, और बेटा अलहदा हो गया हुआ है, बाप ने बेटे को प्लाजा दे दिया हुआ है, बेटे ने प्लाजा की रजिस्ट्री अपने नाम पे करा ली है, किराया भी बेटा ले रहा है, अब मालिक बाप नहीं रहा, अब कौन हो गया? बेटा हो गया, और बेटे को ही उसकी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सर अगर शौहर ने बीवी को या माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो समझा जाएगा ये भी शौहर की ही है। हाँ, लेकिन अगर अंडर तलाक हो गई है तो फिर ये प्रॉपर्टी बीवी की समझी जाएगी। यानी बीवी ने पैसे दे के वो प्रॉपर्टी ली है, कंसिडरेशन दी है, तो भी ये प्रॉपर्टी बीवी की ही समझी जाएगी। हाँ, अगर बीवी ने ये पैसा शोहर से ही लिया था, जो शोहर को कंसिडरेशन के तौर पे प्लॉट लिया है, तो फिर ये प्रॉपर्टी शोहर की समझी जाएगी। घूम गए? 3 बातें। अगर बीवी को तलाक के बाद प्रॉपर्टी मिली तो वो बीवी की समझी जाएगी। अगर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मिली, अगर बीवी ने पैसे देकर प्रॉपर्टी दी, एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली, तो भी वो प्रॉपर्टी बीवी की समझी जाएगी। 2 बातें समझ आ गई? तीसरी बात, अगर प्रॉपर्टी बीवी ने पैसे देकर ली है लेकिन ये पैसे उसको उसके शौहर नहीं दिए थे जिससे उसने प्रॉपर्टी ली है, मिसेज ए, पहले ए ने 1 करोड़ रुपया मिसेज ए को दिया, फिर मिसेज ए ने 1 करोड़ रुपया मिस्टर ए को दिया, और इसके एवज प्लॉट ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी किसकी समझी जाएगी? मिस्टर ए की समझी। सर जी मेरी बात समझ आई है? ये स्टोरी है। अच्छा जी, अगर नया पार्टनर आ जाए, पुराना चला जाए, कोई पार्टनर मर जाए, तो इनकम की शेयरिंग कैसे होगी? जिस तरह अकाउंटिंग में पड़ी है वैसे होगी। 6 माह तक 2 पार्टनर थे, 6 माह के बाद एक और पार्टनर आ गया, तो पहले 6 माह की इनकम 2 पार्टनर्स में तकसीम होगी, अगले 6 माह की इनकम 3 पार्टनर्स में तकसीम होगी। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए तो टैक्स कौन जमा कराएगा? वाजबात कौन अदा करेगा? जो एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस पार्टनर था उस पर लायबल होगा कि टैक्स जमा कराए। सर जी सक्सेशन कहते हैं जानशीनी को, प्रीडिसेसर होता है जाने वाला जो चला जाता है, सक्सेशन कहते हैं आने वाला जो नया उसकी जगह पर आ जाता है। ICAP का प्रेसिडेंट जो है जब वो रिटायर हो जाए तो वो चले जाएंगे और उसकी जगह पर नए बंदे आ जाएंगे। जाने वाला प्रीडिसेसर, जो नया आ जाएगा सक्सेसर। अब सवाल ये है, मरे बगैर, मरने पर नहीं, उसके अलावा जब एक बंदा जो है वो चला जाता है और दूसरा बंदा आ जाता है तो आने वाले को सक्सेसर कहते हैं और जाने वाले को प्रीडिसेसर कहते हैं। सवाल ये कि जब ये सक्सेशन हुई है तो हु इज़ लायबल टू पे टैक्स? वो कहता है सक्सेशन की डेट से पहले तक की सारी टैक्स की लायबिलिटी प्रीडिसेसर की है और सक्सेशन की डेट के बाद वाली सारी लायबिलिटी सक्सेसर की है। अगर प्रीडिसेसर साहब गायब हो गए, नहीं मिल रहे टैक्स वालों को, तो टैक्स वाले सक्सेसर से टैक्स रिकवर कर लेंगे और सक्सेसर को इख्तियार दे देंगे कि तुम ये पैसे प्रीडिसेसर से ले लेना। असल में इसमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर के लफ्ज़ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सक्सेसर होता है आने वाला नया और प्रीडिसेसर होता है जाने वाला जो चला गया। लो सर, ये इसमें डिस्कशन थी। चैप्टर नंबर
11, 12, 13 के 98% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। समहाउ इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जो कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे दे दिए जाएं तो आप उस प्रैक्टिस को ख़ुद ज़रूर करेंगे। इस सेशन के लिए अभी तक इतना ही है। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ सैलरी के, और फॉर्मेट भी बताऊँगा, और सैलरी की जो ऑटम 14 से लेके अब तक की एडजस्टमेंट्स हैं मेजर, उसको भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही है इस सेशन के लिए। थैंक यू जी।